हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। एंजियोस्पर्म मतलब होता है आवृत बीजी पौधे। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आवृत मतलब ढका हुआ और बीजी मतलब बीज। ऐसे पौधे जिनमें बीज बनते हैं, फल फूल लगता है और इनके बीज के चारों ओर कवर यानी खोल यानी चोल होता है, आवृत होता है। तो ऐसे पौधों को आवृत बीजी पौधों में रखा जाता है और ये विकास के सबसे विकसित अवस्था कहलाती है। तो ऐसे जितने भी पौधे हैं जिनमें फल पाया जाता है और फल के अंदर बीज पाया जाता है, बीज के चारों ओर कवर होता है, उनको एंजियोस्पर्म में रखा जाता है। ये पुष्पधारी पौधे हैं, इनमें पुष्प होता है, पुष्प लगता है, फल लगता है, बीज उत्पन्न होते हैं। तो ये जो हैं वो वनस्पति जगत के सबसे विकसित पौधे हैं। पुष्पीय पादप अपने आप को हर प्रकार के वातावरण में ढाल लेते हैं, यानी हर प्रकार के वातावरण में पुष्पीय पादप पाए जाते हैं। चाहे जल हो, थल हो, मरुस्थल हो, जल के अंदर निमग्न पौधे हैं, है ना, जल के ऊपर तैरने वाले पौधे हैं, मरुस्थल वाले जगह में हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, मैदानी इलाका हो, दलदली इलाका हो या बर्फीला इलाका हो, इसकी विभिन्न प्रकार की वैरायटी, विभिन्न प्रकार के किस्म हर प्रकार के वातावरण में मिलते हैं। यूकेलिप्टस सबसे ऊंचा आवृत बीजी पेड़ है। यूकेलिप्टस आप लोग जानते होंगे, नीलगिरी का पेड़। इसकी पत्ती में बड़ी अच्छी खुशबू रहती है। इनकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर से भी अधिक ऊंची तक हो सकती है। बरगद का वृक्ष जो है वो इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। इसमें प्रॉप रूट यानी अवस्तंभ मूल पाया जाता है। तनों से रूट जो है वो निकलकर ज़मीन में जाते हैं। ये जो हैं वो शाखाओं को सहारा प्रदान करने का काम करते हैं। विशाल वट वृक्ष जो कोलकाता में है, कलकत्ता में, ये भारतीय वनस्पति उद्यान के एक बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें जो इसकी जो मुख्य शाखा है वो गायब हो गई है और इसके जो तने से अविस्तंभ रूट निकलते हैं वो चारों ओर कुछ किलोमीटर के एरिया तक फैल गए हैं और पता ही नहीं चलता कि इसकी मुख्य शाखा कहाँ से है और कहाँ से ये पेड़ जो है वो उत्पन्न हुआ है। और ये इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है कि इनके बीच से मार्ग जो रास्ता है गाड़ियों को जाने के लिए सड़कें भी बनी हुई है। मनुष्य के अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति आवृत बीजी पौधे ही करते हैं। बीज जो होते हैं वो पौधों में ना केवल इनके रिप्रोडक्शन के लिए काम में आते हैं बल्कि मनुष्य इसको कई रूप में अपने मानव जीवन के उपयोग में लाता है। कई बीज को हम ड्राई फ्रूट्स के रूप में खाते हैं, कई बीज को हम अनाज के रूप में खाते हैं, दाल के रूप में खाते हैं, सब्जियों के रूप में खाते हैं। तो इस प्रकार इनका ये जो पौधे हैं मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। समस्त प्रकार के अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, रेशा, इमारती लकड़ी, ये सब जो है वो आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म के पौधों से ही हमको प्राप्त होते हैं। बहुत से पुष्पीय पादप हमको औषधि प्रदान करते हैं और आयुर्वेदिक पद्धति में बहुत से रोग का इलाज के लिए, दवाइयों के लिए हम इन पुष्पीय पादपों पर निर्भर हैं। दैनिक उपयोग की अनेक वस्तुएं जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाला, चीनी, कागज़, तंबाकू, रबर, इत्र, एल्कोहल, ये सब हमको पुष्पीय पादपों से ही प्राप्त होते हैं। तो अगर हम पुष्पीय पादपों का जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करें तो ये पादप जगत का सबसे बड़ा वर्ग है। वासस्थल ये सभी प्रकार के वातावरण में, सभी प्रकार के जगह में पाए जाते हैं। वर्तमान समय में पृथ्वी पर एंजियोस्पर्म प्रभावी वनस्पति के रूप में छाया हुआ है। इनका जो माप है वो सूक्ष्मदर्शी जीव जैसे उल्फिया से लेकर विशालकाय सबसे ऊंचे वृक्ष यूकेलिप्टस, विशालकाय फैलाव में बरगद, सिंकोना, बहुत पुराना वृक्ष कई हज़ार साल जिसकी आयु होती है, सिंकोना वृक्ष, ये सभी इसमें आते हैं। एंजियोस्पर्म को दो वर्ग में, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभाजित किया गया है। अब ये द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री क्या होता है? द्विबीजपत्री मतलब बीज के कवर के अंदर दो बीजपत्र का होना। जैसे चना के कवर को अगर हम हटा के देखें तो इसमें दो बीजपत्र होता है, यानी जितने भी दलहन कुल हैं वो सब द्विबीजपत्री में आते हैं।
उसी प्रकार अगर कवर के अंदर एक ही बीजपत्र हो तो वो एक बीजपत्री में आता है। जैसे धान, गेहूँ, इसके कवर को हम हटा के देखें तो अंदर बीजपत्र की संख्या 1 होती है। तो इस प्रकार द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में इसको विभाजित किया गया है। द्विबीजपत्री पौधों के बीजों में 2 बीजपत्र और एक बीजपत्री पौधों के कवर के अंदर यानी बीजपत्र के अंदर एक बीजपत्र होता है। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पुष्प होता है और पुष्प में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में पुंकेसर या एंथ्रेडियम, एंथर और स्त्री जनन अंग या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में जायांग होता है। पुमंग और जायांग पुष्प के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं और इनमें नर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसमें मेल गैमीट नर युग्मक पराग कणों का निर्माण पराग कोश के अंदर होता है, पुंकेसर में बनता है। और स्त्री केसर यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है, जिसमें फीमेल गैमीट बीजांड होता है और ये जो है वो जायांग में होता है। जैसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हैं, ये जो है वो ये पूरा ढका रहेगा। ये एक स्त्री केसर है जिसमें नीचे फूला हुआ भाग अंडाशय, इसका जो लंबा डंडी है वर्तिका और इसका जो ऊपर का भाग है टिप का भाग वो वर्तिकाग्र कहलाता है। इसी प्रकार ये पुंकेसर है, नीचे ये या तो पेटल से या पुष्पासन से लगा हुआ होता है। इसमें जो ये तंतु है, डंडी है, ये तंतु कहलाता है और इसका जो ये आगे का भाग है ये पराग कोश है। इसी पराग कोश के अंदर पराग कणों की संरचना होती है जो कि मेल गैमीट होता है और यहाँ पर अंडाशय का जो फूला हुआ भाग है ये जो है वो बीजांड होता है जो कि फीमेल गैमीट होता है। यहाँ पर भ्रूण कोश एम्ब्रियोसेक, ये जो एम्ब्रियोसेक है ना, भ्रूण कोश के बनने से पहले अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस होता है, जिससे भ्रूण कोश की कोशिकाएं अगुणित यानी हैप्लाइड हो जाती है। प्रत्येक भ्रूण कोश में बीजांड द्वार होता है। बीजांड की संरचना हम आगे चल के और पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। और इसमें एक अपैरेटस होता है जिसमें एक बड़ा केंद्रक एक और केंद्रक सहायक कोशिकाएं सिनर्जिक कहलाती है। निभाग या चैलिजा की तरफ स्थित 3 केंद्रक को प्रतिव्यासांत कोशिकाएं एंटीपोडल सेल्स और 2 ध्रुवी कोशिकाएं पोलर सेल होती हैं। ध्रुवी कोशिकाएं आपस में जुड़कर द्विगुणित द्वितीयक केंद्रक यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाती है। ये जो अंडाशय में हमको दिख रहा है ये भ्रूण कोश होता है पहले, और इसकी जो संरचना है बीजांड की संरचना उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको आगे चलकर हम आगे के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये जो दिख रहा है ना, ये जो है वो बीजांड द्वार है और यहाँ पर एग होता है और इस एग के अंदर ये जो भ्रूण है भ्रूण में 6 केंद्रक होते हैं। ठीक है, यहाँ बीजांड द्वार की ओर एक सेल होता है और बीच में ध्रुवी केंद्रक होता है जिससे कि फर्टिलाइजेशन होता है परागकण का, और इसकी संरचना बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये पराग कोश है। पराग कोश के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप परागकणों का निर्माण होता है और जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो ये पराग कोश फट जाता है और परागकण यहाँ से मुक्त हो जाते हैं। अगर स्वपरागन हो रहा है तो ये परागकण सीधा यहाँ पर वर्तिकाग्र में आकर गिरते हैं, और अगर पर परागन हो रहा है तो वायु के द्वारा, जल के द्वारा, कीट के द्वारा, पशु पक्षियों के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, किसी के भी द्वारा अन्य माध्यम से ये पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। तो पराग कोश का फटना, परागकण का मुक्त होना और वर्तिकाग्र तक पहुँचना, यह क्रिया परागन कहलाती है। जब यहाँ पर आकर पराग कण गिरते हैं तो वर्तिकाग्र से शर्करा का और कुछ हार्मोन्स का निर्माण होता है। शर्करा को अवशोषित करके परागकण फूल जाते हैं और उसमें अंकुरन होता है और एक नली समान संरचना बनती है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ इस प्रकार परागकण आकर गिरा और इसमें एक नली समान संरचना बनती है जिसमें परागकण का केंद्रक मेल गैमीट के रूप में यहाँ पराग नलिका से होते हुए बीजांड तक पहुँचता है, यहाँ तक पहुँचता है। और ये जो केंद्रक है वो बीजांड के अंदर के केंद्रक से, अंड केंद्रक से मिलते हैं, द्वितीयक केंद्रक से मिलते हैं और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है।
जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी जायगोट, द्विगुणित जायगोट का निर्माण होता है और फिर इसी से बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो है दो केंद्रक होते हैं, एक तो एग सेल होता है, द्वितीय केंद्रक होता है। परागकण में दो केंद्रक परागकण के अंदर दो केंद्रक होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं, जो एक अंड कोशिका से और दूसरा द्वितीय केंद्रक से मिलता है। तो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को दोहरा फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ये आवृत्त बीजी पौधों का जो हम अभी पढ़ रहे हैं, एंजियोस्पर्म जो पढ़ रहे हैं, उसका विशिष्ट लक्षण है। अब जो जायगोट बना है वो विकसित होकर भ्रूण बना लेता है। भ्रूण एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री हो, दोनों में पाया जाता है। और प्राथमिक भ्रूणपोष जो दूसरा यहाँ पर ध्रुवीय केंद्रक हमने पढ़े थे, उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, उसके फलस्वरूप जो बनता है वो भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष मतलब भ्रूण को पोषण देने वाला। तो ये भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। निषेचन के बाद जो यहाँ पर हम देख रहे हैं बीजांड में सहायक इसके अंदर जो और केंद्रक होते हैं, 8 केंद्रक के बारे में मैंने बताया था। तो बाकी जो सहायक केंद्रक है और एंटीपोडल जो सेल होता है वो लुप्त हो जाता है और फिर बीजांड से बीज और अंडाशय से, ये जो अंडाशय है ये पूरा है ना, यहाँ पर अंडाशय हम पूरा देख रहे हैं, इससे फल बनता है। ये जो अंडाशय का पूरा भाग है वो क्या बना लेता है, फल बना लेता है। इंटेगुमेंट से बीज जो लुप्त हो जाता है। इस प्रकार एंजियोस्पर्म में बीज जो है वो फल के अंदर बंद हो जाते हैं। बाहर का भाग फल बन जाता है, बीज जो है वो बीज अंदर बनता है। तो ये जो है वो क्या बना देता है, यहाँ पर ये बीजांड में जो कवर देख रहे हैं वो बीज का चोल बना लेता है, कवर बना लेता है और बीज इस फल के अंदर बंद हो जाता है। पुष्पी पौधों में मुख्य जो पौधा होता है वह बीजाणुद्भूत होता है और ये द्विगुणित यानी 2n वाला होता है। अगुणित अवस्था युग्मक में होता है। एंजियोस्पर्म के जीवन चक्र यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये स्त्री केसर और ये हो गया पुंकेसर। स्त्री केसर में बना एक सेल और पुंकेसर में बना परागकण। यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किया। फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप यहाँ पर दिया है, देखो पराग कोश का डेवलपमेंट का दिया हुआ है। ये जो पराग कोश है ना, पहले एक कोशिका होती है, फिर लघु बीजानी मातृ कोशिका होती है जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 लघु बीजाणु बन गए। ये जो कोशिका है इनमें से कुछ कोशिकाएं सघन हो जाती है, उसका जीवद्रव्य घना हो जाता है और उनका जो केंद्रक विभाजित होता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है, जिससे 4 लघु बीजाणु बन गया। इन 4 लघु बीजाणुओं में से बाकी 3 तो नष्ट हो जाएंगे नष्ट नहीं होंगे, सभी जो है वो परागकणों का निर्माण कर देंगे। तो एक परागकण के निर्माण को देखें हम तो ये एक परागकण है। एक परागकण में पहले एक केंद्रक रहता है, फिर वो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 केंद्रक बनता है, जिसमें एक केंद्रक बड़ा हो जाता है और एक केंद्रक छोटा रहता है। ये जो छोटा केंद्रक है ना, यही जो है वो मेल युग्मक होता है और ये जो बड़ा केंद्रक होता है वह सोमेटिक केंद्रक कहलाता है, जो इसके पोषण के लिए काम में आता है। अब ये जो एक केंद्रक है वो फिर से 2 केंद्रक में डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार इस परागकण के अंदर 3 केंद्रक हुए, जो एक सोमेटिक है और 2 मेल गैमीट कहलाते हैं। तो परागकण के अंदर 2 मेल गैमीट होते हैं। ये परागकण जब वर्तिका में पहुंचता है और इसमें अंकुरन होता है तो पराग नलिका का निर्माण होता है, जिसमें ये दोनों युग्मक हम देख रहे हैं। मेल गैमीट जो है, नर केंद्रक जो हैं वो अंडाशय तक पहुंचते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये अंडाशय के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। अंडाशय के अंदर जो भी होगा तो गुरु बीजाणुधानी के अंदर बीजांड बनता है। तो यहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 कोशिका बनती है, जिसमें से एक कोशिका बड़ी हो जाती है और 3 कोशिका बाद में लुप्त हो जाती है। अब ये जो एक कोशिका है उसका केंद्रक यहाँ पर डेवलप होकर 8 केंद्रक बना देता है। ये जो केंद्रक है बार बार विभाजित होता है और 8 केंद्रक यहाँ पर बन जाता है। 8 केंद्रक में से 3 जो है वो इसके माइक्रोफाइलर शिला की ओर यानी बीजांड द्वार की ओर होता है, ये वाला जहाँ से पराग नलिका प्रवेश करके फर्टिलाइजेशन करती है। और ये 3 जो है वो यहाँ एंटीपोडल सिरे में इसके वृंत की ओर होता है। 2 केंद्रक जो है वो बीच में होता है, जो ध्रुवीय केंद्रक होता है। बाद में ये दोनों फ्यूज़ होकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 केंद्रक हैं, है ना, और यहाँ पर एक जो केंद्रक है वो अंड है एक, और ये जो है वो सिनर्जिट यानी सहायक है। तो इसमें का
परागकण का जो ये एक केंद्रक है वो इस अंडे से मिलता है, एक बार फर्टिलाइजेशन हुआ, और ये जो दूसरा है वो ये 2 ध्रुवी केंद्रक से मिलता है, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, तो हो गया ना दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन से ये जो फर्टिलाइजेशन से जायगोट बना है ये बनाएगा भ्रूण बीज, और ये जो है वो बनाएगा भ्रूण पोष, इसको पोषण देने वाला, तो इसके फर्टिलाइजेशन से बन गया यहाँ पर जायगोट, और इसी जायगोट से फिर अब ये डेवलप होता है भ्रूण, जिसमें ये 2 बीज पत्र बन गए। इस बीज पत्र में यहाँ पर प्ररोह तंत्र के निर्माण के लिए, यहाँ पर जड़ मूल तंत्र के निर्माण के लिए कोशिकाएं रहती हैं जो बीज के अंदर छुपी रहती है, और बाद में जब पौधा अंकुरित होता है तो ये जो बीज पत्र है उसके ये पोषण के लिए काम में आता है। प्ररोह तंत्र ऊपर की ओर बढ़ता है और जड़ तंत्र जो है वो नीचे की ओर बढ़ता है। प्ररोह तंत्र विकसित होकर इसमें फल फूल लगते हैं, और फूल में फिर से ये रिप्रोडक्टिव आर्गन होता है जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन बनते हैं। तो इस प्रकार इनका जो जीवन चक्र है वो चलता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पादप जीवन चक्र और संतति या पीढ़ी एकांतरण क्या होता है।